हाय गाइस, वेलकम टू माय समर्पण चर्चा। गाइस, इस वीडियो में हम कंप्यूटर जागरूकता बुक के सेकंड अध्याय कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर के विभिन्न अवयव यानी कि कंपोनेंट्स एवं उनके मध्य जो संबंध होता है उनको कंप्यूटर की संरचना कहा जाता है। गाइस, कंप्यूटर संरचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के विभिन्न अवयव यानी कि कंपोनेंट्स एवं उनके मध्य में जो संबंध होता है उस संबंध को जो है कंप्यूटर की संरचना कहा जाता है। एंड कंप्यूटर की जो संरचना है वो कंप्यूटर सिस्टम की कार्य प्रणाली पर आधारित होती है। कंप्यूटर की संरचना क्या होती है? तो पहले तो कंप्यूटर की संरचना को देख लेते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य में जो संबंध होता है वो कंप्यूटर की संरचना होगी। एंड कंप्यूटर की संरचना किस पर आधारित होगी? तो कंप्यूटर सिस्टम की जो कार्य प्रणाली है उस पर जो है कंप्यूटर की संरचना आधारित होती है। लगभग सभी कंप्यूटर्स की जो संरचना वो एक ही तरह की होती है एवं कंप्यूटर की संरचना प्रोग्रामर की दृष्टि से जो है कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनल बिहेवियर के साथ जो है समझौता करती है। ये जो कंप्यूटर की जो संरचना है वो प्रोग्रामर की दृष्टि से कंप्यूटर सिस्टम का जो फंक्शनल बिहेवियर होता है उसी के साथ जो है समझौता करती है। किसके साथ समझौता करती है? तो कंप्यूटर की संरचना जो है प्रोग्रामर की दृष्टि से कंप्यूटर सिस्टम का जो फंक्शनल बिहेवियर होता है उसी के साथ समझौता करती है। एंड यह सिस्टम की लॉजिकल संरचना को भी जो है परिभाषित करती है। तो सिस्टम की लॉजिकल परिभाषा तो जो है उसको भी यही मतलब कंप्यूटर की जो संरचना होती है वही उसको जो है परिभाषित करती है। एंड पहला जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है 1970 में जो है जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। गाइस, विश्व का जो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है 1970 में जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। एंड कंप्यूटर की संरचना जो है सफल कंप्यूटर सिस्टम के निर्माण के लिए आधार है। हाँ, कंप्यूटर की संरचना जो है ये कंप्यूटर सिस्टम के निर्माण के लिए एक आधार का कार्य करती है। कंप्यूटर की जो संरचना होती है वो कंप्यूटर सिस्टम के निर्माण के लिए एक आधार है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के अवयव। कंप्यूटर के अवयव में इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ये सभी के सभी जो है कंप्यूटर के अवयव हैं। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ये सभी के सभी जो है मेमोरी यूनिट है। एंड गाइस, ये जो सिस्टम यूनिट होती है वो एक डब्बा होता है, मतलब जो बॉक्स होता है प्लास्टिक का, जिसके अंतर्गत मदरबोर्ड, मेमोरी, रैम, ये सब जो उसके अंतर्गत जो है रखे हुए थे। तो वो जो भौतिक भाग जो होता है उस डब्बे का उसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है, लेकिन हम उसको सीपीयू कहते हैं। सीपीयू उसके अंदर होता है, वो जो डब्बा होता है वो डब्बा सिस्टम यूनिट होता है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। फर्स्ट है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जो डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, यानी कि जो भी सूचना होती है या जो भी डाटा होता है उसको कंप्यूटर में एंटर करते हैं, इनपुट करते हैं। और ये किसके थ्रू करेंगे? जैसे कीबोर्ड, माउस, ऐसे जो डिवाइस होते हैं इनके थ्रू जो है इनपुट करते हैं। एंड इनपुट डिवाइस के कार्य के बारे में बात करें तो इनपुट डिवाइस यह यूनिट उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए निर्देश तथा डाटा को पढ़ती या स्वीकार करती है। सबसे पहले जो भी डाटा हम सूचना या जो भी डाटा हम उसको देंगे तो सबसे पहले डिवाइस इसको रीड करेगी, फिर यह यूनिट निर्देशों और डाटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप पे अर्थात बाइनरी कोड में बदलती है। ठीक है, हम अलग लैंग्वेज में समझते हैं और कंप्यूटर अलग लैंग्वेज में समझता है। तो हमारे द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी निर्देश, जो भी सूचना, जो भी डाटा दिया गया है, पहले जो इनपुट डिवाइस है वो उनको रीड करेगी, फिर उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी जिससे सीपीयू या कहें कि कंप्यूटर उसको समझ सके, अर्थात बाइनरी कोड में, क्योंकि कंप्यूटर जो है बाइनरी कोड में समझता है। एंड यूनिट बदले हुए रूप में जो है इन निर्देशों और डाटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेज देती है। ठीक है, पहले हम उसको किसी भी तरह के जो भी इंस्ट्रक्शन है, सूचना है, डाटा वो देंगे, फिर वो उसको समझेगी, मतलब उसको रीड करेगी, फिर उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगी और फिर उसको आगे भेज देगी, मतलब सीपीयू के पास भेज देगी। तो ये है इनपुट यूनिट का पूरा कार्य। एंड इनपुट यूनिट के उदाहरण है कीबोर्ड, माउस है, ये सब इनपुट, मतलब जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस या जो इंफॉर्मेशन है या डाटा
कंप्यूटर में एंटर करते हैं, तो वो सारी डिवाइस इनपुट डिवाइस हो जाएगी। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। डाटा डाटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिस यूनिट का उपयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी आउटपुट है। आउटपुट क्या होता है? अब कंप्यूटर को हमने कुछ इंस्ट्रक्शन से इंफॉर्मेशन डाटा दिया, ठीक है, फिर इनपुट जो डिवाइस होती है वो उसको कन्वर्ट करके बाइनरी कोड में सीपीयू के पास भेज देती है, फिर सीपीयू इस पर प्रोसेस करेगा, फिर सीपीयू, अब सीपीयू तो बाइनरी कोड में समझता है, बाइनरी कोड में ही प्रोसेस करता है। अब बाइनरी कोड को हम समझ नहीं सकते, तो फिर जो आउटपुट डिवाइस होती है, जो आउटपुट डिवाइस जो होती है, वो उनको बाइनरी कोड को इस तरीके से कन्वर्ट करती है कि हम उनको समझ सकें, ठीक है। बाइनरी कोड को तो हम समझ नहीं सकते, लेकिन वो ऐसे मतलब जैसे लैंग्वेज हो गई, पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी या इस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेगी जिससे जो यूजर है उसको समझने लायक हो जाए वो, ठीक है। तो वो सारी आउटपुट डिवाइसेज हो जाएंगे, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी। नेक्स्ट, आउटपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। यह यूनिट जो है कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को स्वीकार करती है और बाइनरी कोड के रूप में होते हैं, क्योंकि जो सीपीयू प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम देता है वो बाइनरी कोड में देता है। अब बाइनरी कोड को हम समझ नहीं सकते, जिन्हें यूजर के लिए समझना कठिन होता है। यह यूनिट उन कोड के रूप में दिए गए परिणामों को जो है यूजर द्वारा पढ़ने या समझने योग्य में बदल देती है। तो बाइनरी कोड को इस फॉर्मेट में कर देती है कि मतलब इस तरीके से कन्वर्ट कर देती है या उनको बदल देती है जिससे हमारे मतलब पढ़ने में और समझने योग्य हो जाए वो। तो यह यूनिट बदले हुए रूप में परिणामों को यूजर के समझ प्रस्तुत करते हैं। जो भी बाइनरी कोड होगा उसको हमारे सामने जब प्रस्तुत करेगी तो उसको बदल के प्रस्तुत करेगी, उसको कन्वर्ट करके, और इस फॉर्मेट में करेगी ताकि हम उनको समझ सकें। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। गाइस, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। एंड सीपीयू को जो है माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जो है जाना जाता है। एंड यह कंप्यूटर के बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है। जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर के जो भी बाहरी डिवाइस है, आंतरिक डिवाइस, इन सभी को ही जो है कंट्रोल करता है। एंड सीपीयू, पहले सीपीयू के कार्य देख लेते हैं एंड फिर सीपीयू को जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एएलयू एंड सीयू में। सीपीयू जो है कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये निर्देश को डिकोड और एग्जीक्यूट करते हैं। एंड कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशन को जो है नियंत्रित भी करता है। नियंत्रित मतलब यहाँ पे आ जाएगा सीयू, कंट्रोल यूनिट का कार्य। अब सीपीयू के कार्य के बारे में बात करते हैं। सीपीयू के द्वारा जो है कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो यह जो है सीपीयू के बारे में बात करते हैं। सीपीयू निर्देशों तथा डाटा को मुख्य मेमोरी से जो है रजिस्टर्स में स्थानांतरित करता है। रजिस्टर्स मतलब क्या होता है? रजिस्टर्स मतलब होता है स्टोरेज जो होता है, ठीक है। तो सीपीयू निर्देश हो या निर्देश भी हो सकते हैं या डाटा, दोनों को ही जो है मुख्य मेमोरी से किस में ट्रांसफर करेगा? मुख्य मेमोरी से जो है रजिस्टर्स में ट्रांसफर करता है। एंड सीपीयू निर्देशों का क्रमिक रूप से जो है एग्जीक्यूशन करता है, यानी कि उसका क्रियान्वयन करता है, 1 बाय 1 करके जो है उनका उन पर जो है प्रोसेस करता है। एंड आवश्यकता पड़ने पर जो है आउटपुट डाटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में भी स्थानांतरित कर देता है। जब जरूरत पड़ेगी, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर उस डाटा को जो है भविष्य में काम लेने के लिए भी जो उसको जो है स्टोर कर लेता है। तो इस रजिस्टर से जो है उसको मुख्य मेमोरी जो होती है उसमें स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट, अब सीपीयू के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सीपीयू के जो है 2 मुख्य अवयव होते हैं। एक तो होता है एएलयू, एएलयू। एएलयू की जो फुल फॉर्म है वो है अरिथमेटिक
एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU की फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सभी सभी जो है ये एलयू ही करता है। एंड इसी के साथ साथ जो तुलनात्मक कार्य होता है, मतलब कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो ये जो तुलनात्मक कार्य भी जो होता है ये एलयू के द्वारा ही किया जाता है। यह यूनिट कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनी होती है जिनमें एक ओर से कोई दो संख्याएं भेजने व दूसरी ओर से उनका जो है योग, अंतर, गुणनफल, भागफल वो सभी जो है प्राप्त हो जाता है। एंड इसमें सारी क्रियाएं जो है बाइनरी पद्धति में ही की जाती हैं। जो एलयू होता है उसके द्वारा सारी क्रियाएं जो हैं, जो भी तार्किक क्रियाएं हैं या जो अंकगणितीय क्रियाएं, वो सभी बाइनरी कोड में ही करता है। और बाद में हमें जो परिणाम है वो मतलब परिणाम तो हमें समझने योग्य जो लैंग्वेज होती है उसी में ही होता है, लेकिन ये बाइनरी कोड में क्रिया करता है। एंड प्राप्त होने वाली संख्याओं या क्रियाओं को, परिणामों को जो है अस्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए जो है इसमें कई विशेष बाइटें होती हैं, इन्हें जो है रजिस्टर कहा जाता है। रजिस्टर किसे कहा जाता है? तो एलयू में जो स्टोर करने के लिए जो कुछ विशेष बाइटें होती हैं जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। एलयू मतलब सीपीयू का ही एक पार्ट्स है, तो सीपीयू के अंदर ही होता है ये। नेक्स्ट अब सीपीयू का ही एक पार्ट है कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। यह बहुत तीव्र गति वाली अस्थायी स्टोरेज युक्त होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। यह यूनिट जो है कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखती है। जो कंट्रोल यूनिट होती है जिसको सीयू के रूप में भी जाना जाता है, तो सीयू जो है सभी कंप्यूटर्स के जो भाग होते हैं उन सभी पर जो है नज़र रखती है, उनमें परस्पर तालमेल बैठाने के लिए जो है उचित आदेश भेजती है। एंड कंट्रोल यूनिट का सबसे जो प्रमुख और पहला कार्य यह है कि जिस प्रोग्राम का क्रियान्वयन कराना चाहते हैं यह उसे मेमोरी में से क्रमशः पढ़कर उसका विश्लेषण करती है और उसका क्रियान्वयन कराती है। ठीक है, तो हम जो भी कार्य कराना चाहते हैं, तो जो भी हम उसको प्रोग्राम देते हैं, तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उस प्रोग्राम का क्रियान्वयन कराने के लिए जो है उस मेमोरी में से वो सबसे पहले उसकी पढ़ेगी। किसके बारे में बात है? सीयू के बारे में बात है। सीयू उसको पहले पढ़ेगा, फिर उसका विश्लेषण करेगा एंड फिर उसका जो है एक्सक्यूजन करेगा, मतलब उसका क्रियान्वयन करेगा। एंड किसी भी आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह कंप्यूटर के दूसरे सभी भागों को उचित निर्देश या सिग्नल जारी करता है। तो उसके क्रियान्वयन को करने के लिए जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शन आदेश दिया है उसको कराने के लिए वो कंप्यूटर्स के सभी भागों को उचित निर्देश देता है, उसको कंट्रोल करता है, उनको सिग्नल जारी करता है। तो ये जो है सीयू का ही कार्य है, जो कंट्रोल यूनिट है उसका ही कार्य है। एंड जो डिजिटल कंप्यूटर्स की जो कंट्रोल यूनिट होती है उसको क्लॉक भी कहा जाता है, तो ये थोड़ा जो है ध्यान रखना है। डिजिटल कंप्यूटर्स की जो कंट्रोल यूनिट होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है क्लॉक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। वैसे तो मेमोरी जो यूनिट होती है वो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर ही आती है, बट कुछ केसेज में जो है इसको ऐड भी किया जाता है, तो ये थोड़ा अलग भी हो सकता है मेमोरी यूनिट, क्योंकि मेमोरी यूनिट जो है दो टाइप्स की होती है, एक तो सीपीयू में होती है और एक अलग से अटैच करनी पड़ती है। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करता है। संग्रहित मतलब एकत्रित या इकट्ठा। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटर्स के मूल कार्यों से एक सूचना स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है। यह कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग होती है और उससे मिलकर संपूर्ण कंप्यूटर बनाती है। जो मेमोरी यूनिट होती है उसके टू टाइप्स होते हैं। प्राइमरी मेमोरी जिसको रैम के रूप में जाना जाता है, एंड दूसरा सेकेंडरी मेमोरी मतलब रोम, जिसको हम मतलब अटैच करते हैं हम। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है और उसमें जो है स्टोर डाटा को लगातार पढ़ती रहती है। मतलब रैम तो होती है कार्य करने के लिए, कंप्यूटर्स को जो कार्य करने के लिए जो मेमोरी चाहिए वो होती है रैम, एंड स्टोर करने के लिए जो मेमोरी चाहिए वो होती है रोम।
ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है और इसमें जो है डाटा स्टोर करने की क्षमता प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है। नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, अर्धचालक पदार्थ होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनसे बनी जो आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उनके द्वारा बनाया गया एक प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? आईसी से बनाई गई एक प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, यह एक डिवाइस है जो किसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य को करती है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो है, जो भी सीपीयू के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी आदेश आते हैं, उनको सभी कार्यों को करती है। एंड माइक्रो प्रोसेसर यह केवल मशीनी भाषा को ही समझता है। मशीनी भाषा मतलब जो बाइनरी नंबर्स जो होते हैं या जो बाइनरी कोड्स होते हैं, उन्हीं को ही जो है समझता है। एंड इंटेल का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है वो 4004 था, जो वैज्ञानिक टेड होफ और इंजीनियर फेरेडेरिको ने जो है 1971 में विकसित किया था, जिसमें सीपीयू के सभी अवयव एक चिप पर लगाए गए हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण माइक्रो प्रोसेसर के नाम है, जैसे इंटेल कोर i9, ड्यूअल कोर, पेंटियम 4, ये सभी जो है माइक्रो प्रोसेसर के ही उदाहरण हैं। एंड माइक्रो प्रोसेसर की गति जो है मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। तो गाइस इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर्स की गति किस में मापी जाती है? तो माइक्रो प्रोसेसर्स की गति जो है मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। एंड माइक्रो प्रोसेसर के एग्जांपल के बारे में बात करें, इंटेल कोर i9, ड्यूअल कोर, पेंटियम 4, ये सभी जो है माइक्रो प्रोसेसर के उदाहरण। एंड इंटेल का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो 4004 था, जिसको टेड होफ और फेरेडेरिको ने जो 1971 में बनाया था। ये जो है माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड मुख्य बातें थी। नेक्स्ट अब बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड जो है किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर्स का केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड को जो है क्या क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड को जो है मुख्य बोर्ड यानी कि मैन बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड भी जो है कहा जाता है। तो मदरबोर्ड को क्या क्या कहा जा सकता है? मदरबोर्ड को मैन बोर्ड यानी कि मुख्य बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड एंड लॉजिक बोर्ड, ये सभी जो है मदरबोर्ड को कहा जा सकता है। एंड मदरबोर्ड पर जो है चिप के कनेक्टिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? सॉकेट्स कहा जाता है। तो गाइस जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड पर जो चिप के जो कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे देगा, सॉकेट से, ऑप्शन और भी दे देगा, जैसे पेरिफेरल्स, पोर्ट्स, एक्सपेंशन, ये सभी जो है क्या है, मतलब इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है ना। तो मदरबोर्ड पर जो चिप के जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनको जो है सॉकेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी मदरबोर्ड का मुख्य उद्देश्य जो है सिस्टम के विभिन्न अवयवों को आपस में जोड़ने के लिए जो है आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध कराना होता है। मदरबोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मदरबोर्ड का मुख्य उद्देश्य है सिस्टम के विभिन्न अवयवों को आपस में जोड़ने के लिए जो है आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिकल जो कनेक्शंस होता है वो उपलब्ध कराना है। ठीक है। मुख्य उद्देश्य जो है विभिन्न अवयव, जो भी मदरबोर्ड के अंदर जो भी अवयव होंगे उनको आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक जो भी इलेक्ट्रॉनिक या लॉजिकल जो कनेक्शंस है वो उपलब्ध कराना है। ये मदरबोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी और अन्य अनिवार्य अवयव लगाकर बनाया जाता है। तो ठीक है, मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर हो गया, मुख्य मेमोरी होगी एंड अनिवार्य जो भी अवयव है उनको लगाकर ही मदरबोर्ड बनता है। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से अवयव जैसे बाह्य स्टोरेज उपकरण, वीडियो कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, बाहरी इनपुट आउटपुट उपकरण आदि मदरबोर्ड के साथ किसी कनेक्टर केबल के माध्यम से जोड़े जाते हैं। ये मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं होते ये, बट ये जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मदरबोर्ड पर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करें तो इसमें एक्सपेंशन स्लॉट हो गई, CMOS बैटरी हो गई, फैन हो गया एंड SMPS हो गया,
PCI स्लॉट हो गई, BIOS हो गया, प्रोसेसर चिप, ये सभी सभी जो है मदरबोर्ड पर जुड़े होते हैं और मदरबोर्ड के मुख्य कंपोनेंट के रूप में इनको जाना जाता है। एक्सपेंशन स्लॉट, CMOS बैटरी, फैन, SMPS, PCI स्लॉट, BIOS, प्रोसेसर चिप, ये सभी सभी जो है मदरबोर्ड के मुख्य कंपोनेंट हैं। अब बात करते हैं इकाइयों का इंटरकनेक्शन। CPU डाटा, निर्देश तथा सूचना को जो है कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों तथा डिवाइसेज को भेजता है। इस आवागमन के लिए विभिन्न बसें प्रयोग की जाती है। अब इनको मतलब कंप्यूटर से जोड़ने के लिए भी कुछ बस या केबल्स या कनेक्शन करने के लिए जो चीज़ें जो उपयोग की जाती है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए जो विभिन्न बस जो होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं। अब कौन कौन सी बस होती है और किस तरीके से होती है, उनका किस तरीके से उनका डिवाइडेशन किया गया है, उनके बारे में बात करते हैं। और ये जो सारी जो बस होते हैं ये विभिन्न कार्यों को करने के लिए जो प्रयोग की जाती है। दूसरे शब्दों में एक बस कुछ ऐसे तारों, अब यहाँ पे बस की परिभाषा है, ठीक है। एक बस कुछ ऐसे तारों या कनेक्शंस का समूह है या कहें कि एक संग्रह है जिनसे होकर सिग्नल एक उपकरण से दूसरे उपकरण जो है भेजे जाते हैं, ठीक है। बस किसे कहेंगे? बस कुछ ऐसे तारों या कनेक्शंस का समूह या संग्रह है जिनसे सिग्नल होके जाएगा, ठीक है, जिनसे सिग्नल एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजा जाता है। तो ये जो है बस की परिभाषा है एंड इनके द्वारा जो है संप्रेषण किया जाता है। तो ये एक तरीके से बस जो है संप्रेषण का माध्यम है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी है? फर्स्ट इनमें हो गया आंतरिक बस, इसको इंटरनल बस भी कहा जा सकता है। जो आंतरिक बस है उसके बारे में बात करें, यह मदरबोर्ड के आंतरिक अवयवों को जोड़ती है। मदरबोर्ड के जो भी आंतरिक अवयव होंगे, जैसे जस्ट अभी हमने बात की थी, मुख्य जो कंपोनेंट थे मदरबोर्ड के, उन सभी को जो है जोड़ती है। जैसे CPU हो गया, सिस्टम मेमोरी हो गई, इन सभी को जो है सिस्टम मतलब इन सभी को जोड़ती है। और आंतरिक बस जो होती है उसको सिस्टम बस भी कहा जा सकता है, ये सॉरी कहा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि आंतरिक बस को क्या कहा जाता है, तो आंतरिक बस को जो है सिस्टम बस भी कहा जाता है। और आंतरिक जो बस होती है वो मदरबोर्ड के जो भी आंतरिक अवयव हैं उसके मदरबोर्ड से जो जुड़े हुए मुख्य कंपोनेंट है उन सभी को जो है जोड़ती है, उन सभी को कनेक्ट करती है। आंतरिक बस जो है निम्न बसों को सम्मिलित करती है। अब आंतरिक बस के अंतर भी दो तीन बस होती है, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो एक तो इसमें कंट्रोल बस हो गई, ठीक है। अभी कंट्रोल बस क्या करती है, तो मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश कौन ले जाती है, तो ये कंट्रोल बस के द्वारा ले जाते हैं, ठीक है। मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइस है उनके द्वारा दिए जाने वाले निर्देश कंट्रोल बस द्वारा ले जाते हैं। और कंट्रोल बस जो है ये आंतरिक बस का ही उसका सब टाइप है, आंतरिक बस के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट एंड इसी के अंतर्गत दूसरा और है एड्रेस बस और डाटा बस, ठीक है। एड्रेस बस और डाटा बस। अब एड्रेस बस क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज या मेमोरी के एड्रेस को जो है मतलब एड्रेस को जो है एड्रेस बस के द्वारा ले जाते हैं, ठीक है। इन एड्रेस को कौन ले जाता है, तो इन एड्रेस को जो है एड्रेस बस ले जाती है। या कहें कि इनको स्थानांतरित करने के लिए जो है मतलब जो भी इनका डाटा होता है उनको स्थानांतरित करने के लिए जो है डाटा बस का यूज करते हैं। तो इसको एड्रेस बस को जो है डाटा बस भी कहा जा सकता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज या मेमोरी के एड्रेस को जो है ट्रांसफर करती है या कहीं की ले जाती है या कहीं की डाटा को स्थानांतरित करती है। तो एड्रेस बस को जो है डाटा बस भी कहा जा सकता है। और ये आंतरिक जो बस होती है उसी का ही सब टाइप है, उसी के अंतर्गत ही आता है। एंड दूसरा है बाह्य बस, इसको कहेंगे एक्सटर्नल बस, ठीक है। यह विभिन्न बाहरी अवयवों को जोड़ती है, जैसे पेरिफेरल्स, पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स। तो बाह्य बस जो है ये जो बाहर से जो भी डिवाइस जोड़ी जाती है उन सभी को जोड़ने के लिए जो है बाह्य बस का यूज किया जाता है, जैसे पेरिफेरल्स, पोर्ट्स, एक्सपेंशन, इन सभी स्लॉट्स, इन सभी को जोड़ने के लिए जो है बाह्य बस का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन साइकिल।
यह घटनाओं के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है जो एक निर्देश के रूप में जो है होता है, जैसे मेमोरी से पढ़ा जाता है और निष्पादित किया जाता है। निष्पादित मतलब एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है इस तरीके से होता है। फेचिंग, फेचिंग के बाद डिकोडिंग, डिकोडिंग के बाद निष्पादन, निष्पादन के बाद स्टोरेज और फिर स्टोरेज से फेचिंग। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है चलता रहता है। पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल में जो है कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, वन बाय वन इनको देखते हैं। फर्स्ट है फैचिंग। फैचिंग जो है, फैचिंग इसमें जो है मेमोरी से निर्देश को फैच करके रजिस्टर में लाते हैं। फैचिंग में जो है इस चरण में मेमोरी से निर्देश को जो है फैच करके रजिस्टर में लाते हैं। दूसरा है डिकोडिंग। डिकोडिंग में जो है दिए गए निर्देश को डिकोड करते हैं, अर्थात दिए गए निर्देश की जो है व्याख्या की जाती है। एंड थर्ड है निष्पादन। निष्पादन को कहेंगे एक्सक्यूजेशन। इसमें जो भी निर्देश होता है उसका निष्पादन किया जाता है, उसका मतलब एग्जीक्यूशन किया जाता है। एंड फोर्थ है स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज इसमें जो है निर्देश को स्टोर किया जाता है, इसमें निर्देश को जो है स्टोर किया जाता है। तो ये जो है 4 स्टेप्स हैं इसके। नेक्स्ट एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें और, जैसे इंस्ट्रक्शंस कोड जो है बिट्स का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने के लिए कहता है। इंस्ट्रक्शंस कोड क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस कोड जो है बिट्स का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो है कहता है। एंड यूपीएस के बारे में बात करें, इसकी फुल फॉर्म है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब एक ऐसा यंत्र जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है और विद्युत पावर जाने के बाद भी जो है कुछ समय के लिए कंप्यूटर को विद्युत देता रहता है। अर्थात मतलब जैसे एकदम से लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर उसकी विंडो उड़ सकती है, इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ ख़राब हो सकता है, तो उसको सही करने के लिए जो है ये यूपीएस जोड़ा जाता है। तो लाइट चली जाने के बाद भी ये कुछ टाइम तक जो इसमें है पावर की जो है सप्लाई देता रहता है। फिर नेक्स्ट है पावर स्ट्रिप। एक पावर स्ट्रिप जो है एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वोल आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए जो है किया जाता है, जिसमें इसे समायोजित करने वाले उपकरणों की संख्या उपस्थित होती है। गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपका किसी भी तरह के कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।